हाँ स्टार्ट करें। अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पर पेप्टाइड कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3। अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पर पेप्टाइड 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक मिनट देखो, अपन ने एक तो पढ़े थे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसी प्रकार एक का नाम है ओलिगोपेप्टाइड। एक का नाम है पॉलीपेप्टाइड और एक का नाम है पॉलीसेकेराइड, सॉरी प्रोटीन। ठीक है। ओलिगोपेप्टाइड क्या होते हैं? देखो, आपने खुद को पता 2 से 10 वहां मोनोसेकेराइड थे। तो देखो, ऐसे पेप्टाइड जिसमें 2 से 10 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं भैया? 2 से 10। ऐसे पेप्टाइड जिसमें 2 से 10 अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ओलिगो। जैसे ओलिगोसेकेराइड था, ठीक है, वैसे ही पॉलीपेप्टाइड। ऐसे पेप्टाइड जिसमें 10 से 100 तक अमीनो अम्ल होते हैं। कितने भैया? 10 से 100 तक अमीनो अम्ल होते हैं। उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? पॉलीपेप्टाइड। और ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें 100 से अधिक, सॉरी, ऐसे प्रोटीन या ऐसे पेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें प्रोटीन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन। जितने भी अपन प्रोटीन खाते हैं उसमें कितने अमीनो अम्ल हैं? 100 से ज्यादा। तो अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर अमीनो अम्ल तो 20 ही होते हैं, फिर 100 से ज्यादा कैसे होंगे? वो वापस पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है, और पुनरावृत्ति करके जैसे अपने चेन बढ़ती है, चेन में वो पुनरावृत्ति होती है बार बार, इसी तरह से, ठीक है। अर्थात तो प्रोटीन जो होते हैं उनमें 100 से ज्यादा अमीनो अम्ल होंगे। पॉलीपेप्टाइड होंगे तो 10 से 100 तक होंगे और ओलिगोपेप्टाइड होंगे तो 2 से 10। अब मेरे दिमाग में आया कि सर इंसुलिन जो है, नाम तो सुना हुआ है सबने, बीटा कोशिकाओं से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है और इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजी वालों को एक पता है कि डायबिटीज एक इंसिपिडस होता है और एक मेलिटस होता है। हाँ, एक मिनट। इंसुलिन में जो होते हैं वो कितने अमीनो अम्ल होते हैं भैया? 51। कितने होते हैं? 51। तो ये कौन सा पेप्टाइड है? पॉलीपेप्टाइड। क्या है भैया? पॉलीपेप्टाइड। क्योंकि इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 51। तो ध्यान रखना, इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल होते हैं और जिसके कारण ये कौन सा पेप्टाइड होता है? पॉलीपेप्टाइड। उतारो जल्दी से। हाँ, लिखो हेडिंग, प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना। नहीं, हेडिंग के अंदर। हाँ, प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना इसमें लिखना। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जिनमें अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जिनमें पेप्टाइड या
एमाइड पेप्टाइड या एमाइड बंध, क्वेश्चन में लिखना पेप्टाइड या एमाइड बंध को C डबल बॉन्ड O और NH, ये जो कौन सा बंध है भैया, पेप्टाइड या एमाइड, जिनमें पेप्टाइड या एमाइड बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोटीन की पूर्ण संरचना, प्रोटीन की पूर्ण संरचना जटिल होती है, प्रोटीन की पूर्ण संरचना जटिल होती है, अतः इसकी संख्या तथा आकृति का अध्ययन जटिल होती है फिर, अतः इसकी संख्या तथा आकृति का अध्ययन, संख्या तथा आकृति का अध्ययन 4 भिन्न स्तरों पर किया जाता है, 4 भिन्न स्तरों पर किया जाता है, 4 भिन्न स्तरों पर किया जाता है। हेडिंग डालना इसमें, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब सुनना इसमें कि प्राथमिक संरचना क्या है। अपन बात करें कि पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में केवल और केवल एक ही बंध होता है, और उस बंध का क्या नाम है भैया, पेप्टाइड या एमाइड। केवल एक ही बंध रहता है। जैसे द्वितीयक संरचना में 2 प्रकार के बंध आ जाएंगे, तृतीयक में 5 प्रकार के बंध है, उसी तरह पहली संरचना में केवल एक प्रकार का बंध ही होता है, पेप्टाइड या एमाइड बंध। बनता कैसे है आपको सबको पता है कि NH2 और CH C डबल बॉन्ड OH, वापस NH2 और CH और C डबल बॉन्ड OH। यहां से क्या निकल जाएगा भैया, H2, ये NH2 और CH C डबल बॉन्ड O, NH और CH और C डबल बॉन्ड OH। ये जो बंध है ये कौन सा बंध है भैया, पेप्टाइड या एमाइड। अर्थात प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में केवल और केवल पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है। दूसरी बात कि अमीनो अम्लों के, प्रोटीन जो है उसमें अमीनो अम्लों का सीक्वेंस यदि चेंज हो जाता है तो वो पूरी की पूरी जो प्रोटीन है वो या विकृत हो जाती है। कैसे, प्रोटीन की जो संरचना में अमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन होने से जो है वो प्रोटीन पूर्ण तरह से शत विकसित हो जाती है। कैसे, हीमोग्लोबिन की जो सामान्य संरचना होती है उनमें 6ठे स्थान पर, हीमोग्लोबिन भी एक तरह से प्रोटीन, उसमें अमीनो अम्ल है बहुत सारे, उनमें 6ठे स्थान पर एक अमीनो अम्ल होता है ग्लूटामिक अम्ल। कौन सा अमीनो अम्ल होता है, ग्लूटामिक। और उस ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर एक अमीनो अम्ल आ जाता है वेलिन। ठीक है, दोनों ही अमीनो अम्ल है। 6ठे स्थान पे आना कौन चाहिए, ग्लूटामिक अम्ल। अर्थात सामान्य संरचना में तो ये ग्लूटामिक अम्ल होता है, पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर यदि वेलिन आ जावे तो आरबीसी का जो आकार होता है वो हसियाकार हो जाता है, और जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। आरबीसी का जो आकार होता है वो कौन सा हो जाता है, हसियाकार। ठीक है, आरबीसी का आकार हसियाकार हो जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आरबीसी अपने ऐसे हो जाती है, बैराती समान, दांत लिखे समान। ठीक है, आरबीसी का अभी
वास्तविक संरचना होती है बाइकॉनकेव, उभयावतल। ठीक है, उभयावतल के स्थान पर वो कौन से रंग आकृति हो जाती है? हंसी आकार। क्यों हुई? कि उसमें छठे स्थान पे ग्लूटामिक अम्ल आना चाहिए था, नहीं आके कौन आ गया? वेलिन। अर्थात सीक्वेंस निश्चित होना चाहिए, एक भी सीक्वेंस बदली और पूरी जो है हीमोग्लोबिन की संरचना, आरबीसी की संरचना ही विकसित होगी, जिससे रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो लिखना प्राथमिक संरचना में केवल, लिखना प्राथमिक संरचना में केवल पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है। प्राथमिक संरचना में केवल पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है। प्राथमिक संरचना में केवल कौन सा बंध है? पेप्टाइड। पेप्टाइड बंध के नीचे अंडरलाइन करना भाई, आपको याद यही रखना है पेप्टाइड बंध ऊपर, और पेप्टाइड बंध बना लेंगे ना ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोटीन में उपस्थित, प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्ल के क्रम में, अमीनो अम्ल में के, अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन पर, परिवर्तन पर, परिवर्तन पर पूरा प्रोटीन अणु, पूरा प्रोटीन अणु अपनी, अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। जैविक सक्रियता खो देता है। खो देना का मतलब जैविक सक्रियता को बदल देगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जैविक सक्रियता खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की सामान्य संरचना के, सामान्य संरचना के छठे स्थान पर, सामान्य संरचना के छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर, ये लिखा हुआ है, ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर, छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर, ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर यदि वैलिन अमीनो अम्ल आ जाए, यदि वैलिन अमीनो अम्ल आ जाए तो आरबीसी का आकार, तो आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है और उसे सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब देखो, ये छठा स्थान है, यहाँ कौन आना चाहिए सामान्य संरचना में? ग्लूटामिन। और सिकल सेल एनीमिया में कौन सा आ जाता है? वैलिन। बढ़ाओ जल्दी से। ये सामान्य संरचना में तो ग्लूटामिक अम्ल है, और सिकल सेल एनीमिया में कौन है भैया? वैलिन।
अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। सर यही नहीं बताना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बता दो ना भाई। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना तो लिखना, द्वितीयक संरचना में लिखो। हाँ, द्वितीयक संरचना में दो प्रकार के बंध है। एक तो आपका पता ही है कौन सा बंध उपस्थित होता है, पेप्टाइड। इसी को कौन सा बंध कहते हैं, एमाइड। और साथ में एक और बंध बन जाएगा, कौन सा, हाइड्रोजन। द्वितीयक में कितने बंध हो गए, दो। तो लिखो प्रोटीन अणु में, प्रोटीन अणु में लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं, लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं उनमें उपस्थित, लचीली श्रृंखलाएं उनमें उपस्थित सी डबल बॉन्डो तथा NH समूह के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर, समूह के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर विशिष्ट बनावट देती है, विशिष्ट बनावट देती है जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है, जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है। यह श्रृंखलाएं दो भिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाती है। ये श्रृंखलाएं दो भिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाती है। हाँ, दो द्वितीयक संरचना के भी दो पार्ट है। इसमें एक तो बनेगी अल्फा हेलिक्स संरचना। कौन सी बनेगी, एक है अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरी बनती है बीटा चपटी सीट संरचना। और दोनों में ही दो प्रकार के बंध होंगे, एक तो पेप्टाइड और एक कौन सा भैया, हाइड्रोजन। पहले अपन अल्फा हेलिक्स की बात कर लेंगे। देखिए वैसे बुक में हेलिक्स ऐसे बना रखी है ना, होती ऐसे ही है, पर अपन समझने के हिसाब से मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इनमें अपन प्रॉपर समझ नहीं सकेंगे। एक बंध तो है पेप्टाइड, तो आप तो सब जानते ही हैं कि पेप्टाइड बंध कैसे बनता है। एक है हाइड्रोजन कैसे बनेगा। अब हाइड्रोजन बंध बनने के लिए क्या जो है शर्त है, क्या शर्त है? हाँ, हाइड्रोजन बंध बनने के लिए शर्त यह है कि 3 या 3 से अधिक विद्युत ऋणता वाले दो परमाणुओं के मध्य कौन आना चाहिए, हाइड्रोजन।
अब मेरे को किसी ने पूछा 3 या 3 से अधिक विद्युत ऋणता किस किस की है, तो क्या लगाना है भैया, फोन। और कब लगाना है, कल लगाना। इसकी 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है और इसकी भी 3। मतलब कुल मिला के इनके बीच में यदि हाइड्रोजन आ जावे तो कौन सा बंध बन जाएगा भैया, हाइड्रोजन। देखो इधर, ये ऑक्सीजन है और ये कौन है भैया, नाइट्रोजन। दोनों के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो बंध कौन सा बन जाएगा, हाइड्रोजन। सही है। ये वाला ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो बंध कौन सा बन जाएगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया बीच में। यहां भी बन सकता है क्या, देखो, ठीक है। और यहां भी कौन सा बंध बन रहा है, हाइड्रोजन। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। और हेलिक्स संरचना में मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। मुक्त घूर्णन किसे कहते हैं, जो आप घूम जाए खुला, ठीक है। मुक्त घूर्णन का एग्जांपल अपना होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है जिसमें घूमता है, जैसे अपने ये वाली घूम रही है पूरी तरह के चारों तरफ से, तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। जो घूम जावे उसे के कहते हैं मुक्त घूर्णन, ठीक है। अकेला घूम सकता है किसी भी तरह से, यदि उनमें 2 बंद आ जावे तो उनमें मुक्त घूर्णन नहीं होगा, क्योंकि एक दक्षिणावर्त होगा और एक वामावर्त, एक दक्षिणावर्त होगा और एक वामावर्त, तो उनमें मुक्त घूर्णन नहीं होगा। तो अल्फा हेलिक्स में मुक्त घूर्णन नहीं होता, जिसके कारण ये दृढ़ होता और ये अपने ऊन में, मांसपेशियों में, ठीक है, बालों में उपस्थित प्रोटीन होती है, ठीक है। तो पहले आप इसको बनो, फिर मैं इसमें लिखवा। ये बना ली ना आपने अल्फा हेलिक्स, इसमें लिखना नीचे अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स में मुक्त घूर्णन, अल्फा हेलिक्स में मुक्त घूर्णन नहीं होता है, मुक्त घूर्णन नहीं होता, अतः यह दृढ़ होते हैं, अतः यह दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अतः यह दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऊन बाल व मांसपेशियों में उपस्थित, ऊन बाल व मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन इसी संरचना वाली होती है, इसी संरचना वाली होती है। अब देखो, नेक्स्ट है बीटा चपटी सीट संरचना, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा था, इसमें तो हेलिक्स और इसमें चपटी सीट। अब देखो एक मिनट, ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा, ठीक है, बन सकता है। देखो, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन, बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये बीच में हाइड्रोजन, ये है आपकी चपटी सीट संरचना, ठीक है। एक एमाइड बंध है, पहले देखो C डबल बॉन्ड O NH, ये एमाइड बंध है, और ये कौन सा बंध हो गया, हाइड्रोजन। तो द्वितीयक संरचना में कितने प्रकार के बंध होते हैं, 2। प्राथमिक में कितने होते हैं, 1। बढ़ो जल्दी से। प्रोटीन की तृतीयक संरचना लिखना, तृतीयक संरचना त्रिविमीय होती है, तृतीयक संरचना त्रिविमीय होती है,
यह है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह है द्वितीयक संरचना के, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह है द्वितीयक संरचना के अधिक वलन को, द्वितीयक संरचना के अधिक वलन को प्रदर्शित करती है, अधिक वलन को प्रदर्शित करती है। देखो अधिक वलन का मतलब है द्वितीयक संरचना में जो वलन थे ना वो और ज्यादा हो गए। वलन का मतलब होता है रिंग, अधिक वलन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक प्रोटीन की जीवन क्रियाशीलता, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, एक प्रोटीन की जीवन क्रियाशीलता, जीवन क्रियाशीलता, जीवन क्रियाशीलता इसकी, जीवन क्रियाशीलता इसकी तृतीयक संरचना पर निर्भर करती है। जीवन क्रियाशीलता इसकी तृतीयक संरचना पर निर्भर करती है, तृतीयक संरचना पर निर्भर करती है। अब देखो इसमें कुल 5 प्रकार के बंध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें कुल 5 प्रकार के बंध होते हैं। कुल कितने प्रकार के बंध होते हैं? 5। अब देखो कौन कौन से होते हैं। एक बंध का नाम तो होता है पेप्टाइड बंध, आप खुद जानते ही, और इसी पेप्टाइड बंध का दूसरा नाम है एमाइड बंध। एक होता है हाइड्रोजन बंध। 3 कौन कौन से वो अलग है। एक होता है वांडरवाल बंध, जिसे बल भी कहा जाता है, वांडरवाल बल या वांडरवाल बंध। एक होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को ही आयनिक बंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लास्ट का होता है डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बंध। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट से सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना में कितने प्रकार के बंध होते हैं? 5। ठीक है, प्रथम में 1 था, द्वितीय में 2 है और तृतीय में 5। ठीक है, 1 तो 2 पेप्टाइड हाइड्रोजन अपने है ही है, 3 और बंध हो गए, वांडरवाल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल और डाइसल्फाइड। बढ़ो जल्दी से। और नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रोटीन की चतुष्क संरचना। प्रोटीन की चतुष्क संरचना। चतुष्क चतुर्थ एक ही बात।
लिखना, इसमें लिखना चतुर्थ में या चतुष्क में, सभी प्रोटीन में चतुष्क संरचना नहीं होती है। सभी प्रोटीन में चतुष्क संरचना नहीं होती है। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, तब उनमें चतुष्क संरचना पाई जाती है। तब उनमें चतुष्क संरचना पाई जाती है। लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो लास्ट, प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। देखो नाम से ही पता चल रहा है, विकृतीकरण का मतलब क्या होता है? विकृत। अपने कई बार अपन ने देखा है किसी पे एसिड अटैक हो गया, देखिए एसिड अटैक होते हैं, पर उसकी जो है मुंह पे विकृत हो जाता है या उसकी संरचना विकृत हो जाती है। विकृत का मतलब होता है वो उसकी प्राकृतिक संरचना को खो देता है, मूल संरचना को खो देता है। विकृत का मतलब यही होता है। अब किसका विकृत कराना है भैया? प्रोटीन का। तो बिल्कुल सरल परिभाषा देखो, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या उसका भौतिक परिवर्तन किया जाता है, और भौतिक परिवर्तन अर्थात ताप, दाब या उसकी पीएच में परिवर्तन कर दे, या रासायनिक परिवर्तन किया जाता है, तो प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना जो है, प्राकृतिक संरचना बिखर जाती है, तो इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, या प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या भौतिक परिवर्तन किया जाता है या रासायनिक परिवर्तन किया जाता है, तो प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना बिखर जाती है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। कौन सी सक्रियता? जैविक सक्रियता। ठीक है, प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। विकृत हो गया तो उसकी जैविक सक्रियता क्या हो जाएगी? खो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जल्दी से, इसमें लिखना परिभाषा। हाँ एक मिनट, अपन दूध को उबालते हैं, अंडे को उबालते हैं, ये सारे विकृतीकरण के उदाहरण हैं। अंडे को उबालने पर उनके जो योक है और प्रोटीन दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, नहीं तो दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। तो लिखना, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन किया जाता है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन
किया जाता है तो प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना बिखर जाती है। तो प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना बिखर जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। विकृतीकरण के कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। विकृतीकरण के कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। विकृतीकरण के कारण प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचना प्रभावित होती है। द्वितीयक व तृतीयक संरचना प्रभावित होती है, किंतु प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। विकृतीकरण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। अब देखो उदाहरण कौन कौन से विकृतीकरण के। एक है अंडे का उबलना, दूध का उबलना या दूध का अवक्षेपण या स्कंदन। एक मिनट। अपन दूध में यदि जो दही मिला देवे या अपन उसमें नींबू मिला देते, क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है। और उसमें देखा होगा नीचे अवक्षेप जमा हो जाता है और ऊपर क्या जमा हो जाता है? पानी। उसको छान लेते हैं अपन। वो उसके और आपने नींबू मिलाया, और नींबू मिलाया मतलब आपने अम्ल मिलाया उसमें, क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, क्योंकि नींबू सिट्रेसी कुल से संबंधित होता है। आपने अम्ल मिला दिया, और अम्ल मिला दिया तो उसको उसने उसकी प्राकृतिक संरचना को विकृत कर दिया। ठीक है। ये तो हो गए अपने उदाहरण। एक मिनट, ये दोनों लिखने हैं। अंडे का उबलना, एक मिनट। अब लिखना विकृतीकरण के उपयोग। लास्ट पॉइंट लिखो। विकृतीकरण के उपयोग। अब देखो उपयोग क्या है। एक मिनट। आपने उपयोग पहले अपने
दूध वगैरह की जो फैट निकालने के लिए एक मशीन होती थी, गोल गोल घूमती थी। उसमें दूध में एसिड, पहले एसिड डाला जाता था, इस तरह से होती थी वो। यहाँ लिखे हुए होते थे फैट नंबर, ठीक है। सबसे पहले उसमें एसिड डालते थे, फिर दूध डालते थे 20 ml, और फिर उसमें अल्कोहल डाला जाता था, ठीक है। ये प्रोसेस होता था और उसमें घुमाया जाता था। दूध में प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है। वसा भी, विकृतीकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज्ञात करनी कि कितना फैट है। ऐसे ही रक्त में ग्लूकोज, फ्रक्टोज या हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करनी हो तो उसका विकृतीकरण किया जाता है। आजकल जो है अस्पताल में जो मशीनें होती है वो ज्यादा आरपीएम वाली हो गई, अब हाथ से नहीं, उनको मशीन से घुमाया जाता है। प्रोसेस वही है, उसमें भी अलग अलग आ जाता है कि इसमें हीमोग्लोबिन इतना है, जो आपका आरबीसी इतनी मात्रा में है, डब्ल्यूबीसी इतनी मात्रा में है। आप मतलब रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन की जांच करने के लिए किसका विकृतीकरण करवा रहे हैं भैया? प्रोटीन का। क्योंकि रक्त में है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन भी एक तरह से क्या है? प्रोटीन है। अभी पढ़ा था अपन ने कि हीमोग्लोबिन की छठी संरचना में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन आ जाए तो सिकल सेल है। जब वो प्रोटीन है तभी तो उसमें अपन अमीनो अम्ल पढ़ रहे हैं। तो लिखना, प्रोटीन के विकृतीकरण उपयोग द्वारा रक्त या सीरम में उपस्थित ग्लूकोज, यूरिया आदि नमूनों की जांच के लिए प्रोटीन का विकृतीकरण करवाया जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण करवाया जाता है। हाँ, 1 मिनट। यदि आप विकृतीकरण नहीं करवाओगे तो आपका पनीर नहीं बनेगा। दूध में आप यदि जो है अम्ल नहीं डालेंगे तो पनीर नहीं बनेगा, वो अक्षेपित नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है, तो ओके। हाँ, दही से छाछ बनाने वाली विधि है, वो भी विकृतीकरण का उदाहरण है, ठीक है। ये अपना चैप्टर खत्म।